नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज से हम लोग एडुटेरिया का जो न्यू बुक है 7500 प्लस सामान्य अध्ययन उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे आज पहला और दूसरा सेट जो आपके बीपीएससी जो कि 17वीं होगा, बीपीएससी TRE4 और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें जीएस पूछा जाएगा सामान्य अध्ययन, उसके लिए काफ़ी फ़ायदा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में कौन थे। यानी कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक जो थे वो कौन थे, तो BR अम्बेडकर थे। कौन, तो BR अम्बेडकर थे। दूसरा क्वेश्चन है, वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह सभा किस शहर में हुई। यानी जो खिलाफत कमेटी की जो सभा हुई थी जिसमें गांधी जी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो इलाहाबाद में थी। कहाँ, तो इलाहाबाद में हुई थी। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे। यानी कि होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित कौन नहीं है, तो आपके HS अलकाट जो हैं ये नहीं है। बाकी बात आपके बाल गंगाधर तिलक, S सुब्रमण्यम अय्यर और NE बेसेंट जो हैं ये सभी होम रूल लीग से संबंधित हैं, यानी कि स्थापना में सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, नोआखाली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे। यानी नोआखाली की जो घटना हुई थी उस समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे, तो प्यारेलाल थे। कौन थे, तो प्यारेलाल। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। यानी सविनय अवज्ञा जब असफल हो गया तो गांधी जी ने किस चीज़ को महत्व दिया, तो रचनात्मक कार्यक्रम को। किसको, तो रचनात्मक कार्यक्रम को। अगला क्वेश्चन है, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है। यानी कि हमको नहीं फाइंड आउट करना है। तो दुर्गेश नंदिनी है, आनंद मठ भी है और देवी चौधरानी भी है, बट आपका पोस्ट मास्टर जो है ये नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका पोस्ट मास्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पोस्ट मास्टर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधानसभा के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। ये जो प्रस्ताव था ये किसके द्वारा रखा गया था, ये तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था। किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था। यानी कि दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था, ये आपका अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित था। तो रंपा विद्रोह से जो संबंधित व्यक्ति था वो कौन था, तो अल्लूरी सीताराम राजू था। कौन था, तो अल्लूरी सीताराम राजू। अगला क्वेश्चन है, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। यानी पागल पंथ जो था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो करम शाह के द्वारा की गई। किसके द्वारा, तो करम शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। यानी पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया, तो इसमें जीतने का मुख्य जो कारण था वो क्या था, तो तुलुगमा पद्धति। क्या था, तो तुलुगमा पद्धति। और बाबर का जो प्रथम युद्ध हुआ था, मतलब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की थी। यानी कि जौनपुर में सरकी राजवंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो मलिक उल सर्क के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो मलिक उल सर्क के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के समाधान प्राप्त हुए हैं। यानी कि अधिक संख्या में जहाँ बच्चे दफनाए गए हैं उसके समाधान प्राप्त हुए कहाँ से, तो जोरवे संस्कृति से। कहाँ से,
तो जोरवे संस्कृति से प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है, भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? यानी भागवत संप्रदाय के योगदान में किसका योगदान अधिक था? तो गुप्त वंश का जो योगदान जो था वो अधिक था, यानी कि गुप्तों का। अगला क्वेश्चन है, धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? तो जो धमेक स्तूप है ये आपका सारनाथ में है। कहाँ? तो सारनाथ में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? यानी कि खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार करने वाला सुल्तान जो था वो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर जो है अलग करता है? यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर जो है वो अलग करता है? तो ये आपका है उत्तरी अटलांटिक महासागर। कौन सा? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है। जो शिवालिक शैल समूह है उसके दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वो किसका एग्जाम्पल है? तो आपका गिरिपद स्थिति का एग्जाम्पल है। किसका? तो गिरिपद स्थिति का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? यानी कि सौर परिवार से संबंधित कौन नहीं है? तो निहारिका जो है वो सौर परिवार से संबंधित नहीं है। बाकी बात क्षुद्र ग्रह, ग्रह और धूमकेतु जो है ये सभी सौर परिवार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। यानी एक तरफ आपका अनुच्छेद दिया गया है और दूसरी तरफ दिया गया अनुच्छेद से संबंधित तथ्य। यानी कि जो अनुच्छेद आपका 26 है ये आपका 26 आता है किसमें? ये आपका धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वायत्तता से आता है। यानी जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन से हम लोग मैच करते हैं कि 1 का हो जाएगा 3, तो 3 तो सभी में है, यानी कि ऑप्शन डी कट जाएगा। दूसरा है अनुच्छेद 40, ये आपका ग्राम पंचायतों का गठन से है, यानी कि 4 हो जाएगा, यानी कि 3 कट जाएगा। तीसरा है अनुच्छेद 98, अनुच्छेद जो 98 है ये आपका किससे है? ये आपका संसद सचिवालय से है, यानी कि 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर बी हो जाएगा। और अनुच्छेद 239 यानी कि 239 जो है ये आपका संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से है। किसका? तो संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन से है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता? यानी स्थानीय इकाइयों पर राज्य सरकार का नियंत्रण नहीं होता है। तो किस पे? तो आपका हो जाएगा नागरिकों की शिकायतों पर। बाकी बात आर्थिक मामले, कार्मिक मामले और विधि निर्माण मामले में स्थानीय इकाइयों का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नलिखित कथनों पर या निम्नलिखित कथनों में से कौन से जो कथन है वो गलत दिया हुआ, यानी कि जो कथन है वो कौन सा गलत दिया हुआ है? तो पहला जो कथन है, स्टेटमेंट जो है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट पर आधारित है, यानी कि हमको गलत कथन की पहचान करने वाला है। तो ये जो बिल ऑफ राइट है ये तो सही है, बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। दूसरा है संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का मूलभूत अधिकार है, तो ये आपका गलत है, यानी कि जिसमें ऑप्शन 1 जो है ये आपका गलत नहीं है और जो ऑप्शन बी है ये आपका गलत है। तो ऑप्शन जो इसमें बी है, यानी कि बी पहले तो बी ऑप्शन कटेगा, इसमें बी नहीं है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है, ये भी आपका गलत है, यानी कि बी और सी, तो ये भी खत्म हो गया, सी भी आंसर गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, यानी कि ये भी गलत है, मूलभूत अधिकारों को नहीं हटाया जा सकता, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा? तो डी, यानी कि 3 जो बी, सी और डी जो स्टेटमेंट है ये सभी गलत है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संशोधन का
संबंध किस विषय से है? तो 97वां जो संशोधन हुआ था तो किस विषय से संबंधित था? तो 97वां संशोधन आपका सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से था। किसका? सहकारी संस्थाओं का गठन एवं कार्य संचालन से था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 24 नंबर। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया था? अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार ये जो कानून था ये आपका 1996 में पारित किया गया था। कब क्या पारित किया गया था? तो 1996 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी कि पीडीआई एक डैश है, यानी कि पीडीआई जो है वो क्या है? ये आपका है पीडीआई इक्वल टू होता है व्यक्तिगत कर, उसमें से माइनस करेंगे व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शरीर के संपर्क में स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि स्प्रिट जो है वो ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह अत्यंत वाष्पशील है। क्या है? तो अत्यंत वाष्पशील है। अगला क्वेश्चन है जब जल जलवाष्प में परिवर्तित होता है तब, जब जल जो होता है वो जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तब क्या होता है? तो वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रवाहित होती है, यानी वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जो होती है वो जल में प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश प्रतिशत ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कि कितना परसेंट जो होता है वो सूर्य के प्रकाश को पौधे जो होते हैं वो ग्रहण करते हैं और खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मात्र 1%। कितना? तो मात्र 1%। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित या सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिया है आपका धातु और दूसरी तरफ दिया है संबंधित रोग। क्या दिया है? संबंधित रोग, यानी आर्सेनिक से क्या होता है? तो आर्सेनिक से आपका श्वसन संबंधित समस्या होता है, यानी कि ऑप्शन ए कटेगा, ऑप्शन सी कटेगा। दूसरा कैडमियम से, ये आपका कैडमियम में यानी हड्डियों की कमजोरी होता है, यानी कि 1 का 3 हो जाएगा। तीसरा है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो आर्सेनिक से आपका फेफड़े का कैंसर होता है, ठीक। उसके बाद कैडमियम से जो होता है वो आपका हड्डियों की कमजोरी होता है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड से आपका श्वसन संबंधी समस्या होता है। क्या होता है? श्वसन संबंधी समस्या होता है। और बेरियम से होता है मस्तिष्क में सूजन, यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल एल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है। जो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिडिक अम्ल के बीच जो अभिक्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रीकरण बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। ग्रेफाइट में एक दूसरे से परतों को मिलाकर रखा जाता है किसके द्वारा? तो वान डर वाल्स बलों द्वारा। किसके द्वारा? तो वान डर वाल बलों द्वारा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंधित है? तो भूरी वायु बनने से जो संबंधित है, यह संबंध है वो किसका है? तो सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका? तो सल्फर डाइऑक्साइड का। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के ऊतक में मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? यानी ग्रंथियों का निर्माण जो होता है वो किस प्रकार के ऊतक से होता है? तो उपकला ऊतक से होता है। किससे? तो उपकला ऊतक से होता है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? यानी जो लाइसोजाइम है वो किस रूप में कार्य करता है? ये आपका प्रतिजीवाणु कारक के रूप में कार्य करता है। किसके? तो प्रतिजीवाणु कारक के रूप में।
अगला क्वेश्चन है, पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? यानी कि पौधों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो स्फीति दाब पर निर्भर करता है। किस पर? स्फीति दाब पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर, निम्न में कौन फूल का एक अंश यानी भाग है? यानी कि फूल का एक जो भाग है वो कौन है? तो स्त्री केसर है। कौन सा है? तो स्त्री केसर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सफ़ेद फास्फोरस के बारे में विचार करना है। तो पहला है कि यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियारों के रूप में किया जा सकता है। तो ये आपका सही है। दूसरा है, यह अत्यधिक ज्वलनशील और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। ये भी आपका स्टेटमेंट से, यानी कि इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संकुलन यानी कि कंजेशन के लिए उत्तरदायी है? यानी कंजेशन के लिए उत्तरदायी कौन है? तो हिस्टैमिन है। कौन है? तो हिस्टैमिन है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? यानी केंद्रक कला का जो निर्माण होता है वो अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। कहाँ होता है? तो अंतर्द्रव्य जालिका में होता है। अगला क्वेश्चन है, लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है? लसिका एवं रुधिर जो हैं ये आपका संवहनीय ऊतक के उदाहरण। किसके? तो संवहनीय ऊतक के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? यानी खुला बाजार परिचालन जो है वो किसको निर्दिष्ट करता है? तो ये होता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। क्या होता है? तो आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। अगला क्वेश्चन है, पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? यानी कि पूंजी खाता परिवर्तना की सिफारिश जो है वो किसके द्वारा की गई थी? 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका तारापोर समिति के द्वारा की गई। किसके द्वारा? तो तारापोर समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाले विद्वान कौन है? यानी कि 43 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? H.H. बैरोज। क्या हो जाएगा? तो H.H. बैरोज। यानी बैरोज ने भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर, कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो पारिस्थितिकी उष्ण स्थल जो है आपका पश्चिमी घाट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस जो है आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब? तो 21 जून को मनाया जाता है। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क जो है ये आपका कच्छ गुजरात में स्थित है। कहाँ? तो कच्छ गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा यानी कि जीभ है, नहीं बल्कि मन है? नहीं, स्वाद का वास्तविक स्थान जीभ नहीं बल्कि मन है। किसके द्वारा कहा गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन है, द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? यानी कि द सोशलिस्ट समाचार पत्र का जो प्रथम संपादक था या प्रथम प्रकाशन जो था वो श्रीपद अमृत डांगे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो श्रीपाद अमृत डांगे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंगी जो जाति है ये आपका नागालैंड में पाई जाती है। कहाँ? तो नागालैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, HDPE का पूरा नाम क्या है? तो HDPE
पीई का पूरा जो नाम है वो है हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। क्या है? हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन। अब कुछ देखते हैं हम लोग स्मरणात्मक तथ्य या स्मरणीय तथ्य। पहला है भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से? तो नर्मदा घाटी से। दूसरा है कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से? तो मेहरगढ़ से। नेक्स्ट है कि एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं कहाँ से? तो दमदमा से। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कहाँ से? तो बुर्जहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है तो कहाँ से? ये भी बुर्जहोम से प्राप्त हुआ है। अगला है जूते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगा से। जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से? तो कालीबंगा से। फिर अग्निकुंड का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो कालीबंगा एवं लोथल से। नेक्स्ट है युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है। युग्म समाधियाँ का प्रमाण प्राप्त हुआ है कहाँ से? कालीबंगन एवं लोथल से। कहाँ से? तो कालीबंगन एवं लोथल से। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इसमें से पहला क्वेश्चन है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? यानी कि पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक जो हैं वो कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। कौन है? तो महात्मा गांधी हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अधिनियमों को उनके कालानुक्रम व्यवस्थित करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है लेक्स लॉकी एक्ट, यानी कि लेक्स लॉकी अधिनियम। ये जो अधिनियम हुआ था आपका 1850 एडी में हुआ था। कब? तो 1850 एडी में। दूसरा है बंगाल टेनेसी एक्ट। ये एक्ट जो हुआ था आपका 1885 ईस्वी में हुआ था। कब? तो 1885 ईस्वी में। तीसरा आयु की सहमति अधिनियम। ये जो हुआ था आपका 1891 में हुआ था। कब था? तो 1891 में हुआ था। और चौथा विश्वविद्यालय अधिनियम जो था ये आपका 1904 में हुआ था। देख लीजिए पहला 1, 2, 3 और 4 यानी सीरियल से। इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए किस स्थान पर स्कूल की स्थापना की? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कहाँ पर लड़कियों के लिए एक स्कूल की स्थापना की? तो ये लाहौर में। कहाँ? तो लाहौर में स्थापना की। अगला क्वेश्चन है बोस्टन की टी घटना कब घटित हुई थी? तो बोस्टन की जो टी घटना है ये आपका 1773 को घटित हुई थी। कब? तो 1773 को घटित हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, सॉरी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए जो स्कूल खोले थे वो आपका कलकत्ता में खोले थे। कहाँ थे? तो कलकत्ता में खोले थे। इसको सुधार लीजिएगा, ये आपका कलकत्ता हो जाएगा। और बोस्टन टी की घटना जो घटित हुई थी वो आपका 1773 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में हुआ। ये किससे संबंधित है? ये आपका है किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये किसके द्वारा चलाया गया था? तो किसानों द्वारा जो प्रतापगढ़ जिला था उसमें ये चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। संगम युग में उरायूर किस लिए प्रसिद्ध या विख्यात था? जो उरायूर था वो किस लिए प्रसिद्ध था? तो उरायूर आपका कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या था? तो कपास के व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूट दिया हुआ है सूची 1 और सूची 2। एक तरफ आपका दिया गया है बुक का नाम और दूसरी तरफ दिया गया है उसके लेखक। यानी कि पहला जो है आपका है फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन जो है ये आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो अब्दुल मलिक इसामी द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? अब्दुल मलिक इसामी द्वारा।
और फुतूहात ए फिरोज शाही, फुतूहात ए फिरोज शाही जो है ये आपका जो लिखा गया है ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन में देखते हैं 2 और 1, तो 2 और 1 जो आपका ऑप्शन सी आ रहा है, तो आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं तारिख ए फिरोज शाही जो हो जाएंगे ये आपके जियाउद्दीन बर्नी, और खैज़न उल फुतूह जो हो जाएंगे ये अमीर खुसरो, खैज़न उल फुतूह ये अमीर खुसरो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहारों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो वृक्ष की जो आकृति मिलती है सिंधु घाटी सभ्यता में वो कौन सी, तो पीपल की वृक्ष मिलती है। किसकी, तो पीपल की वृक्ष मिलती है। फिर है प्रसिद्ध मराठी उपन्यास मृत्युंजय के लेखक हैं, यानी कि मराठी उपन्यास मृत्युंजय है, इनके लेखक कौन है, तो शिवाजी सावंत है। कौन है, तो शिवाजी सावंत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वास्तविक मालिक बनाया, यानी कि बंगाल सूबे का जो वास्तविक मालिक ईस्ट इंडिया की कंपनी को बनाया वह था कौन था, तो बक्सर की लड़ाई। कब हुआ था, 1764 में हुआ था। कब, तो 1764 में। और इलाहाबाद की संधि जो कि 1765 हुआ था, उसके तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है जहांगीर ने किसे नादिर उल असर के खिताब से नवाजा था। तो नादिर उल असर के खिताब से जो नवाजा था किसको था, तो उस्ताद मंसूर को नवाजा था। किसको, तो उस्ताद मंसूर को नवाजा था। अगला क्वेश्चन है गजनी का सुल्तान महमूद किस चोल राजा के समकालीन था। तो गजनी का जो सुल्तान था वो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। किसके, तो राजेंद्र प्रथम के समकालीन था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि अनंतराज सागर जलाशय का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया। तो अनंतराज सागर जलाशय का जो निर्माण है ये विजयनगर के शासकों द्वारा किया गया। किसके द्वारा, तो विजयनगर शासकों के द्वारा किया गया। मंगोल शासक चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी। तो मंगोल शासक चंगेज खान की जो मृत्यु हुई थी वो 1227 ईस्वी में हुई थी। कब, तो 1227 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है गिजाली किसके शासनकाल में प्रसिद्ध रचनाकार थे। जो गिजाली थे वो किसके शासनकाल में एक प्रसिद्ध रचनाकार थे, ये थे अकबर के समय में। किसके, तो अकबर के समय में। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकारों से या स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार जो है वो कौन सी है। तो कौन सी है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार जो है ये स्वतंत्रता के सभी अधिकारों में से सबसे प्रमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति एकल हस्तांतरणीय मत के जरिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा निर्वाचित होता है। इसका निहितार्थ है, यानी कि समानुपातिक प्रतिनिधित्व का निहितार्थ यानी कि जो उसका भावार्थ होता है, अर्थ जो होता है वो क्या है, यानी कि प्रत्येक निर्वाचित सांसद या विधायक के मतों की संख्या जो होती है वो समान होती है। यानी आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि नीति निर्देशक कथन जो है उसके बारे में हम लोग को विचार करना है और इसमें हम लोग को सही उत्तर का चयन करना है। वे न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, तो नहीं, नीति निर्देशक जो तत्व हैं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। दूसरा है कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, तो ये आपका सही नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि नहीं, ये सही है। नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो परिवर्तनीय नहीं है, ये भी सही है और ये भी सही है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? ये कौन सा है? तो धारा 313 जो है ये महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। वैसे संसाधन जो वर्षों के उपयोग से समाप्त हो जाते हैं उसे कहा जाता है, जो वर्षों के उपयोग से यानी कि लगातार हम उसको उपयोग करते रहेंगे तो वो समाप्त हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? तो अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। क्या? तो अनवीकरणीय संसाधन। और जो चिरकाल तक मतलब भविष्य में भी चलता रहेगा उसको क्या बोलते हैं? तो उसको नवीकरणीय संसाधन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21 नंबर कि भू राजस्व या भू दृश्य पर जल, पवन एवं ही जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा कौन होने वाले क्षय को कहते हैं? यानी कि भू दृश्य पर जल से, पवन से और हिम से। किससे? जल, पवन और हिम से जो विभिन्न घटकों के क्षय होता है उसको क्या बोलते हैं? तो अपरदन बोलते हैं। क्या? तो अपरदन बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में अमेरिकी कपास की किस्म को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको नरमा के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? तो नरमा के नाम से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथ के नाम से भी जाना जाता है? कि व्यथ के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो झेलम को व्यथ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, टी पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो जो टी पर्वत है ये आपका नागालैंड में स्थित है। कहाँ? तो ये आपका नागालैंड में स्थित है। फिर कोयला का जलना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो कोयला का जो जलना है ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण। किसका? तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लाई ऐश प्रदूषण होता है। तो फ्लाई ऐश प्रदूषण जो होता है वो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। किससे? तो ताप विद्युत संयंत्र से होता है। नेक्स्ट है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसके उपस्थिति के कारण होती है? किसके? तो फिनोवोनाइड्स के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 नंबर। इसमें सूची 1 और 2 दिया हुआ है। एक तरफ दिया है केमिकल्स नेम और दूसरी तरफ दिया गया है उसका उपयोग। तो पहला है सोडियम बेंजोएट, यानी कि सोडियम बेंजोएट का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो फलों के रस का परीक्षण कर लेने की प्रिजर्वेंस में। किसमें? तो प्रिजर्वेंस में होता है। दूसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो उपयोग होता है ये होता है आपका ब्लीचिंग पाउडर में। किसमें? तो ब्लीचिंग पाउडर में। यानी कि आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा 1 और 3। और नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये रासायनिक उद्योगों में होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है ये आपका पेट्रोलियम शोधन में होता है। किसमें? पेट्रोलियम शोधन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण में नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर है कि पादपों में जाइलम उत्तक का कौन सा भाग भोजन भंडारण करता है? तो जाइलम पैरेनकाइमा जो होता है वो भोजन का भंडारण करता है। कौन सा? तो जाइलम पैरेनकाइमा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिका या कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो डीएनए किस में होता है? तो सूत्रकणिका, केंद्रक एवं हरित लवक में क्या होता है? तो डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 32। निम्न में कौन बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है कौन है? तो परमाणु ऊर्जा। बाकी बात लकड़ी जो है, कोयला है और गोबर
है, इसमें बायोमास होता है। क्वेश्चन नंबर 33, सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में जीवन की उत्पत्ति होती है, यानी कि जितने भी लैंगिक जनन करते हैं उसमें जीवन की जो उत्पत्ति होती है वो होती है एक कोशिकीय युग्मनज से। किससे? तो एक कोशिकीय युग्मनज से, यानी सिंगल जाइगोट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह है, यानी कि जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पौधा कौन सा है? तो एजोला है। कौन सा है? तो एजोला है। निम्न में कौन एक कीटभक्षी पौधा है, यानी कि इसमें कौन सा जो है एक कीटभक्षी पौधा है? तो नेफेंथिस जो है ये आपका कीटभक्षी पौधा। कौन सा? तो नेफेंथिस। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है, यानी कि लाइकेन जो है, यानी कि काई जो है ये आपका सहजीवी संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्न में से कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक नहीं, यानी कि राष्ट्रीय आय आकलन विधि में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो किसका नहीं किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा वितरण विधि का नहीं किया जाता। बाकी बात उत्पाद विधि, आय विधि और व्यय विधि इस सभी का उपयोग किया जाता है। किसके? तो राष्ट्रीय आय के आकलन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अपने निवेश के बदले में एक शेयर धारक प्राप्त करता है, यानी कि निवेश के बदले में एक शेयर धारक जो है क्या प्राप्त करता है? तो लाभांश एवं बोनस प्राप्त करता है। क्या? तो लाभांश एवं बोनस शेयर प्राप्त करता है। आधुनिकीकरण में शामिल है, तो आधुनिकीकरण में आपका नव प्रौद्योगिकी प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन, ये दोनों शामिल है, यानी कि आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में विचार करना है और सही कथन की पहचान करना है। तो पहला है कि स्वपोषी यानी कि स्वपोषणज स्तर पर उत्पादन को प्राथमिक उत्पादकता कहा जाता है, ये तो सही है। दूसरा है द्वितीय उत्पादकता का संदर्भ परपोषी यानी कि विषम पोषणज स्तर के उत्पादन से है, तो ये भी सही। इनका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 41 कि यामिनी कृष्णमूर्ति हुईज, तो यामिनी कृष्णमूर्ति का जो संबंध है वो किस नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सबसे पहले से प्रारंभ करते हुए आखिरी गतिविधि तक लिखिए। यानी कि पाई मेसोन की जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? ये आपका 1947 में हुई थी। कब? तो पाई मेसोन की जो खोज हुई थी 1947 में हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक द्वारा कब हुई थी? तो 1932 ईस्वी में हुई थी। प्रोटॉन की खोज जो हुई थी ये रदरफोर्ड द्वारा हुई थी। कब? तो 1897 ईस्वी में। और इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन द्वारा कब हुई थी? नहीं, इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी 1897 हुई थी, और प्रोटॉन की जो खोज हुई थी ये आपका 1920 में थी। कब हुई थी? तो प्रोटॉन की खोज हुई थी आपका 1920 में हुई थी। यानी कि इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर देखें तो क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले कौन सा? इलेक्ट्रॉन की खोज कब? 1897। उसके बाद प्रोटॉन की खोज 1920, फिर इलेक्ट्रॉन की खोज 1932 और फिर पाई मेसोन की खोज 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हर वर्ष इको स्ट्रीट महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो इको स्ट्रीट जो महोत्सव है ये आपका कहाँ कहता है? तो ओडिशा में किया जाता है। कहाँ? तो ओडिशा में किया जाता है। अगला नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि दहेज निषेध अधिनियम जो है किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि दहेज निषेध अधिनियम जो है ये आपका 1961 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राजा ललितादित्य ने किस राज्य पर शासन किया था? तो राजा ललितादित्य ने कश्मीर पर शासन किया था। कहाँ? तो कश्मीर पर।
अगला क्वेश्चन है, सैर ए गुल फरोसा त्यौहार का आयोजन कहाँ किया जाता है? सैर ए गुल फरोसा का आयोजन जो होता है ये कहाँ किया जाता है? ये दिल्ली में किया जाता है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि विश्व रोगी सुरक्षा दिवस जो होता है ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। यानी कि विश्वकर्मा जयंती के दिन जो होता है विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? यानी कि पोलीब्रोथा जो है वो पाटलिपुत्र को किसके द्वारा कहा गया है? तो मेगास्थनीज के द्वारा पोलीब्रोथा कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी पावर लोकल एरिया नेटवर्क संचार तकनीक है? तो लोकल एरिया नेटवर्क कौन सा इसमें? आपका ब्लूटूथ जो है आपका लोकल एरिया नेटवर्क के द्वारा संचालित होता है। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जा सकता है? जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जनक है वो कौन है? तो जॉन मैकार्थी हैं। अब देखते हैं कुछ स्मरणीय तथ्य। जैसे नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य जो है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। फिर है नर्तकी की कांस्य मूर्ति का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है वो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। तो शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन कहाँ है? तो हड़प्पा में। फिर शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन जो है वो कहाँ? तो मोहनजोदड़ो में। फिर 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बनावली से प्राप्त हुआ है। फिर उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ कहाँ से? तो धौलावीरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से? तो धौलावीरा से। फिर शैलकृत स्थापत्य के प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए कहाँ से? तो धौलवीरा से, यानी कि धौलावीरा से। और वैसा हड़प्पा का स्थल जो 3 भागों में विभक्त है कौन है? तो धौलावीरा ही है जो 3 भागों में विभक्त है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताइए ताकि इस सीरीज को लगातार जारी रखा जा सके। और आप सभी लोग जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड धन्यवाद।